दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत के बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जहां आध्यात्मिक, प्राकृतिक और एडवेंचर तीनों एक साथ मिलते हैं। जहां भगवान शिव का पवित्र ज्योतिर्लिंग भी है, घने जंगल भी हैं, रहस्यमयी गुप्त भीमा शंकर भी है और मानसून में स्वर्ग जैसे दिखने वाले झरने भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और तो और यहाँ पे आपको फॉग, जो कि इतना खूबसूरती यहाँ पे देखने को मिलता है, खूबसूरती बढ़ा देता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको भीमा शंकर यात्रा की पूरी जानकारी दूंगा कि क्या है यह यात्रा, कहाँ है, कब जाएं, कैसे जाएं, कितना खर्च होगा, ऑनलाइन करा के जाना है या बिना ऑनलाइन के आना है, रजिस्ट्रेशन वगैरह का क्या पूरा सिनेरियो रहता है, सामान कहाँ रखना होता है, स्टैंड वगैरह क्या रहता है, प्रोसीजर क्या रहता है, हर एक चीज़ मैं आपको ये खूबी से बताऊंगा। यानी कि आपकी पूरी यात्रा की A to Z गाइड। तो बोलते हैं हर हर महादेव और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर भीमा शंकर यात्रा क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि भीमा शंकर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं, लेकिन दर्शन के अलावा भी यहाँ बहुत कुछ देखने को मिलता है। यहाँ स्थित है भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे देखने के बाद आपको ये जरूर फील होगा कि कहीं मैं स्वर्ग में तो नहीं आ गया। इतना अद्भुत नज़ारा रहता है वाइल्ड लाइफ का। यही मौजूद है गुप्त भीमा शंकर। यहीं से भीमा नदी का उद्गमन होता है, जिस नदी को लोग बोलते हैं कि भगवान शिव के पसीने से उद्गमन हुई है। ये नदी आज भी आपको वहाँ पे बहती हुई दिखेंगी। और मानसून के समय चारों तरफ ऐसे झरने दिखाई देते हैं कि लगता है जैसे हम किसी हिल स्टेशन में आ गए हों, किसी ऐसे हिल स्टेशन पे आ गए हो जो मतलब उस टूरिस्ट पर्पज से बनाया गया हो। तो मतलब यहाँ आने का आपको कई सारे फायदे हैं। इसलिए यह यात्रा केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और एडवेंचर का अद्भुत संगम बन जाता है। अगर आप पूछें कि यह यात्रा किसके लिए है, तो मेरा जवाब होगा अगर आप भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, अगर आपके मन में भगवान शिव के प्रति थोड़ी भी भक्ति भावना है, तो यह जगह आपके लिए किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। यहाँ आना आपका लिए सफल रहेगा। अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है तो गुप्त भीमा शंकर ट्रैक आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि यह ट्रैक सीधा एकदम जंगलों के बीच में चलते हुए 20 से 30 मिनट का जो सफ़र होता है, यहाँ पे कोई रोड नहीं है। आप चलते जाओ पहाड़ियों के बीच में, झाड़ियों के बीच में, खंजाटियों के बीच में, झरनों के बीच से जाते हुए। बहुत ही प्यारा लोकेशन है ये। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो सह्याद्री की हरियाली आपका दिल जीत लेगी। अगर आप मानसून में घूमने के लिए शौकीन हैं तो यह जगह महाराष्ट्र की सबसे खूबसूरत लोकेशन में से एक गिनी जाती है। अगर आपको ये चीज़ें सुन के समझ में कुछ अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलो। बाकी हर एक चीज़ मैं आपको आज पूरा एकदम डिटेल में बताऊंगा। अगर आप वहाँ पे जाएं तो ये सारी चीज़ें नोट करके रख लें और अच्छे से वहाँ पे ये सारी जगह घूम के आएँ। और लेकिन ये जरूरी बात याद रखिए, मुख्य मंदिर तक तो हर उम्र के लोग आराम से चले जाते हैं, लेकिन गुप्त भीमा शंकर का जो जंगल ट्रैक थोड़ा कठिन होता है। इसलिए बुजुर्गों, छोटे बच्चों और स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोग को सावधानी रखनी चाहिए। मेरा कहना है कि इन लोग को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये ट्रैक जो है थोड़ा डेंजर है। वो सिर्फ एडवेंचरस एंड क्यूरियोसिटी पर्सन के लिए ये ट्रैक सही है। अब इतना सब कुछ जानने के बाद आपके मन में यह जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये जगह है कहाँ पे, जिसकी हम अभी कब से बात की जा रहे हैं। तो दोस्तों, भीमा शंकर महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वतमाला के बीच में स्थित है। यह स्थान भोरगिरी गांव के पास घने जंगल के बीच बसा हुआ है। हमारी यात्रा पुणे के चाकन से शुरू हुई थी, क्योंकि मैं चाकन में रहता हूँ। तो मैंने बाइक लिया और चाकन से राजगुरु नगर होते हुए भीमा शंकर की ओर सीधा चला गया। आप कहीं से भी आएँ तो पुणे स्टेशन आए, पुणे स्टेशन से आप भीमा शंकर के लिए बस ले सकते हैं, कैब ले सकते हैं, और भी पर्सनल गाड़ी हो तो उसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे
वैसे वैसे सड़कें पहाड़ों के बीच प्रवेश करने लगेंगी। ये नहीं है कि मंदिर के पास पहुंच के आपको पहाड़ों का दर्शन होगा, नहीं, आपको आधे रास्ते के बाद से ही नज़ारा अद्भुत दिखने लगेगा। चारों तरफ हरियाली, बादलों की चादर, बड़ी बड़ी घाटियाँ और छोटे छोटे झरने दिखाई देने लगेंगे। आपको पहले से ही एकदम आनंद आने लगेगा। रास्ते का भी एकदम भरपूर मजा लेते हुए आप जा सकते हैं। मानसून के दौरान यह पूरा क्षेत्र किसी फिल्मी लोकेशन जैसा एकदम लगता है। यहाँ आने के बाद एकदम मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। कई लोग तो यही नहीं पता होता कि यह यहाँ कब जाना चाहिए, बेस्ट समय क्या है, बेस्ट टाइमिंग क्या है यहाँ जाने का। अगर आप मुझसे पूछें कि भीमा शंकर जाने का बेस्ट समय क्या है, तो भीमा शंकर घूमने का सबसे बेस्ट जो तरीका है या बेस्ट समय है वह है जुलाई से लेकर सितंबर तक। क्यों? क्योंकि इस समय मानसून इस दौरान एकदम बेहद खूबसूरत रहता है। बारिश रहती है, हरियाली रहती है। इसी दौरान पूरी सह्याद्री पर्वतमाला हरे रंग की चादर ओढ़ लेती है, मानो किसी अद्भुत जगह पे आ गए हैं। बादल सड़क पर उतर आते हैं, एकदम बादलों के बीच से जाना आना रहता है। बहुत ही अद्भुत आनंद आता है यहाँ पे। आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे बहुत कुछ है जो मैं वर्डों में नहीं बता सकता, लेकिन आप एक बार आके यहाँ फील करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई कोई एक बढ़िया जगह है। और उसके बाद आपके मन में कई डाउट होगा कि मंदिर का खुलने का समय क्या है। तो मैं बताऊं, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक एंट्री अलाउ रहती है। जो भी श्रद्धालुगण दूर दूर से आते हैं वो 7 बजे से 11 बजे तक मंदिर में पहुंच जाएं। 11 बजे के बाद एंट्री बंद कर दिया जाता है वहाँ पे। उसके बाद आप दर्शन नहीं कर सकते, कोई भी सुविधा नहीं है। आप अगर वहाँ पहुँचे तो आपको स्टे करना पड़ेगा। होटल वगैरह रिजॉर्ट वगैरह वहाँ मिल जाएगा आपको। होटल रिजॉर्ट वगैरह लेके आप वहाँ स्टे करिए। अगर 11 बजे से पहले पहले आए तो एंट्री दे देंगे, आराम से दर्शन करते रहो। लेकिन मेरा मानना है यदि आपको शांतिपूर्ण दर्शन चाहिए तो आप अर्ली मॉर्निंग में मंदिर पे पहुँच जाएँ। लेट ज़्यादा करने से थोड़ा सा माहौल बहुत भागा दौड़ी वाला हो जाता है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए मेरा मानना है कि बेस्ट ऑप्शन अगर रहेगा, आप अगर अर्ली मॉर्निंग पहुंच जा रहे हैं तो एकदम शांति से दर्शन मिल जाएगा। शनिवार, रविवार और सावन सोमवार के दिन भारी भीड़ रहती है। इस दिन दर्शन में कई घंटे लग सकते हैं। इसलिए वीकेंड में यात्रा करना या वीकेंड में प्लान करना थोड़ा सा अच्छा विकल्प नहीं माना जाता। इसलिए वीकेंड डेट को थोड़ा अवॉइड करिए अच्छे से शांति से दर्शन करने के लिए, बस घूमने के लिए। और दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर भीमा शंकर क्यों जाना चाहिए। बहुत लोग के मन में हो कि ठीक है, इतना बताने के बाद भी लोग क्यों जाएं हम। तो पहला कारण है आध्यात्मिकता। यह भगवान शिव का पवित्र ज्योतिर्लिंग है। यहाँ आकर मन में एक अलग प्रकार की शांति महसूस होती है। यहाँ वही फील कर सकता है वह शांति जो यहाँ पे आया होगा। बाकी वो कहा गया है ना कि जैसे कोई भोजन करता है, नमक का टेस्ट उसको ही पता चलता है जो उस भोजन को खाता है। आखिर में वैसा ही है कि जो वहाँ पे एक्चुअल में आया है फील करके, वही वहाँ के आने के बाद फील किया होगा कि एक्चुअल में क्या वहाँ का रहस्य है। दूसरा कारण है प्रकृति। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लगातार तनाव में रहते हैं। शहर का शोर, ट्रैफिक, मोबाइल फ़ोन का जो अपना लत है वो, सोशल मीडिया का अट्रैक्शन, इन सब के बीच इंसान खुद को भूल जाता है। इसलिए मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि इस खूबसूरत जगह पे एक बार आप आओ, फिर आपको लगेगा कि दुनिया में मोबाइल फ़ोन इन सब शोर शराबा के अलावा भी एक दुनिया है जहाँ पे जाने के बाद माइंड एकदम पीसफुल फील करता है। लेकिन जब आप सह्याद्री के जंगल में खड़े होते हैं और केवल पक्षी की आवाज़ सुनते हैं तो मन आपके अपने आप शांत होने लगता है। मानो मैं एक अलग दुनिया में आ गया हूँ, एक अलग लेवल मेरे दिमाग में चलने लगता है। यही वजह है कि सबसे बड़ी ताकत है, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ इस चीज़, ये जगह। यह सिर्फ यात्रा नहीं है, ये समझ लो, यह एक मानसिक हीलिंग अनुभव है। तो अगर आप समझ गए हो तो आना ज़रूर यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं यात्रा की। तो यात्रा की शुरुआत आप पुणे से भी कर सकते हैं, भीमा शंकर से भी कर सकते हैं, नासिक से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। यह पुणे से 110 या 120 किलोमीटर की रेंज में रहता है। गाड़ियों से लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं पुणे से वहाँ पहुँचने में। हमें चाकन से राजगुरु नगर हमने गया था तो हमको 2.5 घंटे लगे थे, क्योंकि मैं बाइक से था। सड़कें काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन मानसून में घना कोहरा रहता है।
वो जो घना कोहरा रहता है बादलों जैसा फील कराता है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगता है उस समय। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो अच्छा है। इस समय जो करंट सिचुएशन है, यहाँ बारिश बहुत हो रही है, तो आप काम करें 4 व्हीलर से आएँ। 2 व्हीलर से पहाड़ों पे गाड़ी चढ़ाना थोड़ा रिस्की माना जाता है। मंदिर पहुंचने से पहले बड़ी सरकारी पार्किंग उपलब्ध है, वहाँ पे आप पहुँचें, गाड़ी अपना पार्क कर दें। वहाँ वाहन पार्क करने के 1 से 1.5 किलोमीटर आपको पैदल चल के जाना पड़ता है। मंदिर में जो पार्किंग करने के बाद आप जब चल के जाएंगे तो जो 1 से 1.5 किलोमीटर का रेंज है, उस रेंज का भी एक अलग अनुभव है। जाओगे तो एकदम स्नो बढ़िया सा फील होगा, एकदम चारों ओर पेड़ पालो, एकदम हरियाली, थोड़ा थोड़ा बारिश बुन्नी का झांसा गिरता रहता है, बहुत ही अलग आनंद होता है यहाँ पे। अब ये तो सब तो समझ में आया, बजट की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है किसी भी ट्रिप पे सक्सेसफुल बनाने के लिए। अगर आप पुणे से अपनी बाइक या कार से आते हैं तो फ्यूल का खर्चा लगभग 800 से 1500 रुपये तक हो सकता है। पार्किंग चार्ज वहाँ पे लगभग 50 रुपये से 100 रुपये के बीच हो सकता है। बीच में तो पार्किंग चार्ज नहीं ले रहे थे, लेकिन अभी 50 से 100 रुपये तक वहाँ पार्किंग चार्ज आपको देना पड़ जाएगा। अगर आप गुप्त भीमा शंकर ट्रैक के लिए स्थानीय गाइडलाइन लेते हैं, वहाँ के लोगों से कुछ सपोर्ट लेते हैं कि वहाँ के बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन करें, तो 300 से 500 रुपये वो चार्ज करते हैं, और आपको वहाँ की हर एक छोटी से बड़ी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। पूरा आपका ट्रिप भी अच्छा हो जाता है और वहाँ से आपको कुछ जानकारी और सीखने को भी मिल जाता है भीमा शंकर, गुप्त भीमा शंकर के ट्रिप से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं खाने पीने के खर्च का। तो कुल मिलाकर अगर आप समान तरीके से यात्रा करते हैं तो लोग 6 से 1000 रुपये प्रति व्यक्ति में से खर्चा होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। अगर 1000-1200 का, 1500 का, 2000 का बजट रहेगा तो आप आराम से एक दिन का ट्रिप करके वापस आ जाओगे। एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगेगा, आने जाने का वही जो चार्ज लगता है। दोस्तों, यात्रा में खाने का भी अपना एक अलग मज़ा रहता है, ये जानते ही हो। राजगुरुनगर और घाट वाले रास्ते में आपको गर्मा गर्म भुट्टा मिलेगा, जो खाने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बारिश का समय रहता है और वहाँ पे झीसा गिरता रहता है, तो गर्मा गर्म भुट्टा खाने का एक अलग अनुभव रहता है। और बारिश के मौसम में अदरक वाली चाय, वहाँ पे उसका स्वाद भी अलग रहता है और वहाँ पे एक अलग स्वाद रहता है उस चाय में। तो आप अगर यहाँ पे आए हैं तो अदरक वाली चाय पीना ना भूलें, मेरा आपसे रिकमेंडेशन यह है। मंदिर के पास आपको महाराष्ट्र का जो पारंपरिक भोजन है वो भी मिलेगा। जो पारंपरिक भोजन में आता है पिठला भाकरी, ढेंचा और मशहूर मिसल पाव। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो इन्हें ज़रूर ट्राई करें। मैंने उधर पे आके पिठला भाकर और ढेंचा दोनों ट्राई किया था, बहुत ही टेस्ट उसका अच्छा था। आप भी अगर आएँ तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। और दर्शन के बाद एक चीज़ बिल्कुल मत भूलिए, भीमा शंकर का प्रसिद्ध खोया पेड़ा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको जो प्रसिद्ध खोया पेड़ा है उसका स्वाद क्या लाजवाब रहता है। वो वहीं मंदिर के आसपास में किसी भी दुकान से आप ले लेना, क्योंकि यहाँ से इसको लेके जाना मत भूलना, क्योंकि ये यहाँ का प्रसिद्ध प्रसाद माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी जगह तलाश रहे हैं जहाँ शिव का आशीर्वाद भी मिले, घने जंगल भी हों, और मानसून की खूबसूरती का भी नज़ारा हमको देखने को मिले, और उसके साथ साथ एक एडवेंचरस फील करें, तो भीमा शंकर आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। अगर यह सिर्फ एक, मैं आपको बताऊं तो यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह प्रकृति, आध्यात्मिक और आत्मिक शांति के लिए एक बहुत ही गहरा अनुभव देने वाला ट्रिप होने वाला है आपको। तो मेरी इतनी बातें सुनकर अगर आप जा रहे हो और तो आपके लिए बेस्ट लक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। बाकी अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अलग जर्नी में, एक अलग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।